दोस्तों अगर मैं ये बोलूं कि 29 जनवरी 1697 के दिन अगर न्यूटन को एक क्वेश्चन दिया जाए जो कि जेई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है, तो व्हाट वुड हैव बीन द रिएक्शन ऑफ न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन की बात कर रहा हूं मैं। क्या उन्हें भी थोड़ा अपना सर खुजलाया होगा और सोचा होगा यार कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं, कैसे करूं, टाइम की कमी है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे क्वेश्चन की जो कि न्यूटन को एज अ चैलेंज दिया गया था, और वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बेस अगर मैं मानूं तो उस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन जेई एडवांस में अभी रिसेंटली आए हुए हैं। इस वीडियो को करने का मेरा एक जो मेन मकसद है वो ये है कि मैं ये एक्सप्लोर करना चाह रहा हूं कि जब जेई एडवांस का पेपर सेट होता है, जब उसके लिए क्वेश्चंस पिक करे जाते हैं, एग्जामिनर के दिमाग में क्या चलता है, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स दे वांट टू चेक, किस तरीके से क्वेश्चन को पिक किया जाता है, कैसे देखें। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों 2017 एडवांस का ऑप्टिक्स, एंड क्वेश्चन का जो मेन थीम है वो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। 2016 एडवांस ऑप्टिक्स टॉपिक है, क्वेश्चन का जो मेन थीम है अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, ये दो ही क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, तुमको ऐसे और भी क्वेश्चन मिलेंगे जो जेई मेन या जेई एडवांस में आए हुए हैं या पुराने सब्जेक्टिव जब जेई होता था तब आए हुए हैं। बात यह है कि ये जो क्वेश्चंस है इनका रिलेशन क्या है न्यूटन के उस प्रॉब्लम से जो उसको चैलेंज की जैसे दी गई थी, उसको जानने के लिए अपन कहानी को और थोड़ा पीछे से चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लाइमैक्स है वो तो जो न्यूटन ने करा। सो अगर अपन आगे बढ़े, सो वी हैव 1621 साल 1621। उस साल सबसे बड़ी चीज ये हुई थी, स्नेल नाम के एक इंसान ने ये बता दिया था कि ये जो चम्मच है ये पानी के अंदर डालने पे ऐसी अटपटी सी क्यों दिख रही है। इसको फिजिक्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया गया था और बता दिया गया था कि जो रोशनी है, जो लाइट है, जब वो एक हवा से पानी की साइड जाती है, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, तो बैंड जो होती है वो कितना बैंड होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा था, ये स्नेल्स ने मैथमेटिकल फॉर्म में दे दिया था, एक रिलेशन दे दिया था, बट उसको आम जनता कैसे समझे उसके लिए हेल्प करी थी 1650 में फर्मेट के प्रिंसिपल ने। फर्मेट ने एक प्रिंसिपल दिया था, उसको कहा था उसने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम ये कहता है कि कोई भी फोटोन जो है, लाइट का जो पार्टिकल है, जब उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है और अगर दोनों पॉइंट अलग अलग मीडियम में हैं तो वो लीस्ट टाइम में जाना चाहेगा, ना कि स्मॉलेस्ट पाथ में। डिफरेंस समझना पड़ेगा दोस्तों, लीस्ट टाइम है। ठीक है, अब इसको समझाया कैसे था फॉर्मेट ने कि मान लो एक समुद्र का किनारा है, समुद्र के किनारे पे एक लाइफ गार्ड है, समुद्र में एक इंसान डूब रहा है। लाइफ गार्ड को पता है कि भाई मेरी भागने की स्पीड तेज है मेरे तैरने की स्पीड से, लेकिन लाइफ गार्ड को ये नहीं पता कि उसको कितना भागना पड़ेगा जमीन पर और कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करे पानी में कि वो कम से कम टाइम में इस इंसान तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैटर करता है, नहीं तो इंसान डूब के मर जाएगा। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों मैथ की टूल है जो यूज होती है कैलकुलस की, क्योंकि वो ये बताती है कि हम किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो में मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है, कैसे निकालेंगे, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से अपन 11th-12th में देखते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। बट सबसे मजे की बात है दोस्तों कि 1650 तक ऐसी कोई बात मार्केट में थी ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं था। ये बातें तो बाद में मार्केट में आई जब न्यूटन और लेबनीज ने इसके ऊपर अपने जो वर्क है उसको पब्लिश किया। तो अगर अपन आगे बढ़े तो टाइम आ गया जून 1696 का। जून 1696 में लेबनीज वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन थे और उनके स्टूडेंट बर्नौली, इनने एक टेक्निक डिजाइन करी थी, वही जैसे बता रहा हूं ना कैलकुलस वाली टेक्निक, मैथ का एक टूल जिससे कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और इनने उसको ये चेक करने के लिए कि क्या बाकी उस वक्त के जितने भी स्कॉलर्स हैं क्या वो भी उस लेवल के कैलकुलेशन को कर सकते हैं, क्या उस लेवल पे आ गए हैं, उसको चेक करने के लिए उन्होंने एक चैलेंज फेंका सबके लिए ओपन चैलेंज था। ठीक है, यहां पे मैं एक बात जो बहुत जरूरी है वो बताऊंगा, ये उस वक्त की एक नॉर्मल चीज थी, इट वॉज अ वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस दोज डेज। देखो भाई ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन ये तो कुछ था नहीं, सोशल मीडिया भी कोई नहीं था कि भाई आप क्वेश्चन पोस्ट कर दो, टैग कर दो, भाई न्यूटन को टैग कर दिया, आइंस्टीन को टैग कर दिया, इसको टैग कर दिया कि भाई सोल्व करो। होता क्या था, चिट्ठियां भेजी जाती थी। ऐसे ही जून 1696 में लेबनीज और बर्नौली ने एक क्वेश्चन बनाया था। पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, ए पॉइंट से अगर मैं किसी चीज को छोड़ता हूं, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जब वो चीज नीचे गिरेगी उसको ए से बी पे आना है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो वो किस रास्ते आए कि उसको कम से कम टाइम लगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे को ए से बी पे आना है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरना है किसी चीज को, तो मैं किस रास्ते उस चीज को भेजूं कि उसको कम से कम
टाइम लगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन दोस्तों इन लोगों ने क्या किया था ना, सबको ओपन टू दी एवरीवन इन द कम्युनिटी पोस्ट कर दिए गए थे, और टाइम रखा गया था 6 महीने का। लेकिन 6 महीने में कोई रेस्पॉन्स आया नहीं, तो फिर इनने डिसाइड किया कि यार 6 महीने में नहीं आ रहा, चलो टाइम को बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर कोई का रेस्पॉन्स ही नहीं आया तो मजा नहीं आएगा। तो टाइम को बढ़ा के 1 साल कर दिया गया। टाइम तो बढ़ के 1 साल हो गया था, लेकिन 29 जनवरी 1697 को जो क्वेश्चन है वो न्यूटन के पास पहुंचा, यानी डिले हो गया था, न्यूटन को देर से मिला। ये नहीं है कि न्यूटन को पहले ही मिल गया था लेकिन न्यूटन वाज नॉट एबल टू सोल्व, इट वाज नॉट लाइक दैट। रेदर न्यूटन को इस दिन वो क्वेश्चन मिला, एंड इट वॉज अज्यूम्ड, लेबनीज और बर्नौली ने सोचा था कि भाई ये तो सबसे पहले हमको आया है, ये टेक्निक हमने सीखी है, यानी कोई भी इसको सोल्व नहीं कर पाएगा, और फिर हम जो है बस बादशाह हो जाएंगे। बट हुआ ये दोस्तों, न्यूटन तो अपने आप में खुद ही वॉज द जीनियस, बादशाह तो खुद थे न्यूटन साहब। तो न्यूटन ने उस क्वेश्चन को देखा और डिसाइड करा कि भाई इसको तो सोने से पहले सोल्व करना है, एंड दैट वाज इट। न्यूटन ने उस क्वेश्चन को सोने से पहले ही सोल्व कर दिया। न्यूटन ने उस क्वेश्चन को जो सोल्व किया, उसमें न्यूटन ने जो आंसर निकाला वो साइक्लोइड होता है। ठीक है, साइक्लोइड क्या होता है? साइक्लोइड को तुम ऐसे देखो कि मान लो मेरे पास एक व्हील है, तो मान लो लेट से ये एक व्हील है मेरे पास, ठीक है, और इस पे मैं एक पॉइंट लूं और अब इस व्हील को मैं रोटेट करूंगा अगर, तो ये जो पॉइंट का मोशन होगा ना, जो पाथ होगा, उसको साइक्लोइड कहते हैं। ठीक है, ये न्यूटन का सॉल्यूशन था साइक्लोइड का। लेकिन बर्नौली ने जो सॉल्यूशन प्रपोज किया, अपन उसको देखें एक बार। बर्नौली ने इस सॉल्यूशन को प्रपोज किया, फिगर को देखो। फिगर के अंदर बर्नौली ने क्या बोला? बर्नौली ने बोला भाई ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है जहां पे मुझे जाना है, और बर्नौली ने क्या अज्यूम किया कि ये जो बीच का मीडियम है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो जब इस मीडियम से इस मीडियम में रोशनी आ रही है, इस मीडियम से अगले मीडियम में लाइट जा रही है, तो लाइट की स्पीड भी बदलती जा रही है। अपन ये जानते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड चेंज होती चली जाती है, तो लाइट की स्पीड चेंज होती जा रही है। तो उसने बोला जिस तरीके से एक बॉल जब नीचे गिरती है और उसकी स्पीड चेंज होती जाती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसी चीज को मैं यहां पे एक तरीके से एनालॉजी लेके सोल्व कर सकता हूं कि जब फोटोन ए से बी पे जा रहा है, मीडियम चेंज होते जा रहे हैं, लाइट की स्पीड बदलती जा रही है। ऑब्वियसली लाइट की स्पीड इस मीडियम से इस मीडियम में थोड़ी तेज होनी चाहिए, इधर से इधर थोड़ी और तेज होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन ही प्रपोज कि जब मीडियम से मीडियम के अंदर स्पीड चेंज होगी तो ए से बी का जो पाथ होगा वो ये होगा। ये भी साइक्लोइड ही है दोस्तों, ये जो पाथ है ये भी साइक्लोइड है, बट इसका नाम कुछ और दिया गया था, एंड दैट इज द चैलेंज फॉर यू गाइस टू फाइंड आउट कि वो नाम क्या था। ठीक है, इस फिगर को अगर मैं देखूं और अब मैं वापस जाता हूं पीछे और मैं देखता हूं इस फिगर को, दे आर सेम, दे आर सेम। इवन द पाथ इफ यू सी, यहां पे बस उल्टा कर दिया फिगर को, यू लुक एट द पाथ। सो दोस्तों बात ये है कि अगर मैं जेईई एडवांस के क्वेश्चन को देखूं और उसके पीछे की फिलोसफी को देखूं, तो जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड, all those questions have a very big philosophical, very big scientific importance, मैं ये कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ओपन चैलेंज के जैसे वो क्वेश्चन गया था न्यूटन के पास। न्यूटन ने एक दिन में सोल्व किया था, लेकिन ये क्वेश्चन तुमको दोस्तों 2 से 3 मिनट में सोल्व करना होता है, बट देन राइट नाउ यू हैव ऑल द टेक्निक्स टू सोल्व देम। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना, 2 बातें मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। पहला, ये जो पाथ होता है इसका नाम क्या है? राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑब्वियसली जो फर्स्ट फ्यू एंट्रीज होंगी मैं उन सब का नाम मेरे अगले वीडियो में जरूर लूंगा। दूसरा, एक और ओपन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फर्मेट के टाइम पे आया था कि फोटोन जो है वो कैसे डिसाइड करता है कि भैया सबसे कम टाइम का पाथ कौन सा होगा। क्योंकि दोस्तों उस वक्त स्पीड ऑफ लाइट का कुछ अता पता नहीं था। जो फर्मेट था जिसने बोला था कि लीस्ट टाइम में लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना चाहती है, वहां पे उस वक्त उसको लाइट की स्पीड का कुछ पता ही नहीं था। इवन 10 साल बाद एक्सपेरिमेंट हुआ था जब पता चला था कि लाइट की क्या स्पीड हो सकती है, और उसमें भी काफी एरर थे। सो इट वाज अ रैंडम गैस, बट देन इट वर्कड प्रीटी फाइन। सो द क्वेश्चन इज कि फोटोन कैसे डिसाइड करेगा कि भाई कौन सा पाथ है जो कि लीस्ट टाइम में मेरे को ए से बी पे ले जाएगा। हाँ, तो देखते हैं कि कौन है जो सबसे पहले मुझे इन 2 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा। ठीक है, अब मैं तुमको दिखा देता हूं वो जो पाथ होता है ना, जो कर्व होता है, वो होता कैसा है। ये देखो, तो जो ग्रीन डॉट है
वो उस पाथ को फॉलो कर रहा है जो कि लीस्ट टाइम में मेरे को ए से बी पे ले जाएंगे. जस्ट हैव अ लुक एट इट. ओके, यू कैन सी दिस. सो जो ब्लू लाइन है ना, जो ग्रीन डॉट मूव कर रहा है, ये वो पाथ है. ओके फाइन. सो दोस्तों, आई होप वीडियो पसंद आया होगा. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे. मिलूंगा एक और अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.